नमस्कार दोस्तों, एस ट्रिपल सी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है बच्चा कि हम लोग क्लास 9 CHS का स्पेशल बैच लेके चल रहे हैं। इसमें हिंदी अभी चल रहा है, जिसमें हम लोग बच्चा वर्ड और वर्णमाला पढ़ चुके हैं, यानी वर्णमाला पढ़ चुके हैं। और इसके जितने भी क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये यहाँ पे लिया गया है। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे लिया गया है, ठीक है ना। तो ये आपका बैच पता है बच्चा कि ये स्पेशल क्लास 9 CHS के लिए है। और ये भी आपको बताते हैं, हर एक वीडियो में बताते आ रहे हैं कि यदि आप किसी भिवंडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका हिंदी आता हो, तो ये बैच उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देर न करते हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे आज क्लास नहीं है, आज हम लोग जितने भी इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन लेके आए हैं, ठीक है ना। इसमें हम लोग क्या लेके आए हैं बच्चा, क्वेश्चन लेके आए हैं। जैसे देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन सन 2010 में ये आपका CHS क्लास 9 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे कि आप इस सेशन को पूरा देखिएगा और बहुत मजा आएगा। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक मिनट, देखिए इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है बच्चा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा को परिभाषित करता है। भाषा को परिभाषित करता है। पहला कह रहा है बच्चा, भाषा विचार विनिमय का माध्यम है। भाषा योग्यता प्रदर्शन का साधन है। भाषा में नए नए विचार का अनुभव को व्यक्त करने की क्षमता होती है। भाषा में दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता होती है। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है, भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा को परिभाषित करता है। तो आपको पता है बच्चा, भाषा क्या होता है। भाषा एक विचार विनिमय का क्या होता है, माध्यम होता है ना। या भाषा वह साधन होता है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। तो विचार विनिमय का माध्यम है, तो क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है ना। तो इसमें बच्चा आपका ऑप्शन नंबर पहला क्या होगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 2010 में CHS क्लास 9 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यदि आप पूरा वीडियो नहीं देखे होंगे तो बेटा ये आपको क्लास थोड़ा सा डिफिकल्ट महसूस होगा, लेकिन आप पूरा यदि वीडियो देख लेंगे तो ये क्लास आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि प्रत्येक देश में भाषा के कितने प्रचलित रूप हैं, यानी रूप कितने प्रचलित हैं। प्रत्येक देश में भाषा के कितने रूप प्रचलित हैं, एक है, चार, तीन है या दो है। तो आपको पता होगा बच्चा कि प्रत्येक देश में भाषा के तीन रूप प्रचलित हैं, है ना। ये आपका मातृभाषा होती है। क्या होती है आपकी मातृभाषा, एक मिनट, मातृभाषा है ना, राजभाषा, और एक होता है आपका राष्ट्रभाषा, है ना, राष्ट्र भाषा। ठीक है ना। तो पूरे देश में किसी भी देश की बात किया जाए तो भाषा के कितने रूप प्रचलित हैं, तो बच्चा तीन रूप प्रचलित हैं, मातृभाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा। ठीक है ना। आगे आते हैं बच्चा, तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि हिंदी की बोलियों का विकास कब से माना जा सकता है। तो हिंदी की बोली का विकास है ना 10वीं शताब्दी से। कब से माना जाता है बच्चा, 10वीं शताब्दी से। आप लोगों को पता है कि 100 1000 ईस्वी से अब तक, है ना, अब तक 1000 ईस्वी से अब तक जो कहा जा रहा है कि हिंदी भाषा चल रहा है। ठीक है ना, हिंदी भाषा 1000 ईस्वी से अब तक चल रहा है। ठीक है, तो यानी 1000 का मतलब 10वीं शताब्दी से। तो इसमें जो ऑप्शन पहला वाला होगा ये आपका क्या हो जाएगा बच्चा, आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए बच्चा, क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपका 2016 में ये क्लास 9 CHS में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है ना। कह रहा है कि हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। कह रहा है कि 1 जनवरी को है, 9 सितंबर को है, 14 सितंबर को है और 10 अक्टूबर को है। तो आपको पता है बच्चा, जो हिंदी दिवस है ये मनाया जाता है 14 सितंबर को, है ना। इसमें ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, आपका करेक्ट होगा। आपको पता है कि 14 सितंबर 1949 को, है ना, हिंदी को राजभाषा की दर्जा मिली, है ना, राजभाषा की दर्जा मिली। किसमें, संविधान में, है ना। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा की दर्जा मिली। और तभी से 14 सितंबर को हिंदी को मतलब ये हिंदी दिवस मनाया जाता है। तभी से 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है बच्चा, आपका हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं बच्चा, क्वेश्चन नंबर 5। जॉर्ज ग्रियर्सन
को हिंदी को कितने उपभाषा में बांटे? जो जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी को कितने उपभाषा में बांटे? तो आपको पता है बच्चा, पहला ऑप्शन कह रहा है 3 उपभाषा में, 4, 6 या 5। तो आपको पता है कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी को 5 उपभाषाओं में बांटे। कौन कौन सी? है ना, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और एक पहाड़ी हिंदी, है ना। कौन सी? पहाड़ी हिंदी। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी को कितनी उपभाषाओं में बांटे? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी को 5 उपभाषाओं में बांटे, ठीक है ना, पूर्वी, पश्चिमी, बिहारी, राजस्थानी और पहाड़ी हिंदी, ठीक है ना। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा बच्चा? आपका करेक्ट होगा। आगे, निम्न में से पश्चिमी हिंदी की भाषा है, इसमें कह रहा है कौन सी पश्चिमी हिंदी की भाषा है? फटाफट आप लोग कमेंट करिए बच्चा। कह रहा है निम्न में पश्चिमी हिंदी की भाषा है, इसमें कौन सी जो भाषा है ये पश्चिमी हिंदी की भाषा है? तो पश्चिमी हिंदी की भाषा कही जाए तो बच्चा आपका खड़ी बोली है। कौन सा बच्चा? खड़ी बोली, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा बच्चा? आपका करेक्ट हो जाएगा। जो खड़ी बोली है ये पश्चिमी हिंदी की भाषा, ठीक है ना। आगे, मैथिली किस उपभाषा की बोली है? जो मैथिली है ये किस उपभाषा की बोली है? आप लोग फटाफट कमेंट करिए, मैथिली किस उपभाषा की बोली है? देखते हैं सबसे पहले बच्चा इसका जवाब कौन देता है। पहला आपका पहाड़ी हिंदी का, बिहारी हिंदी का, पूर्वी हिंदी का या पश्चिमी हिंदी का। मैथिली किस उपभाषा की बोली है? तो बालक कह सकते हैं जो मैथिली है ये मिथिला नरेश और मिथिला आपका बिहार में पड़ता है, तो बिहारी हिंदी की क्या है? उपभाषा है ना। जो मैथिली है ये बिहारी हिंदी की उपभाषा है। बनारस की स्थानीय बोली क्या है? अगला क्वेश्चन है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 8। बनारस की स्थानीय बोली क्या है? तो देखिए, जो बनारस की स्थानीय बोली अवधी है, ब्रजभाषा, मैथिली है, भोजपुरी है। तो आप पढ़े थे कि जो बनारस की है ना स्थानीय भाषा की बात किया जाए, स्थानीय बोली की बात किया जाए तो क्या आपका बच्चा? भोजपुरी है, ठीक है ना। क्या है? भोजपुरी। कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं बच्चा, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, ये भी क्वेश्चन आपका 2010 में पूछा गया एसएचएस में। सूरदास के पदों की रचना किस भाषा में हुई है? देखिए, खड़ी बोली में, ब्रज भाषा में, अवधी में और बुंदेली में। तो एक चीज़ आप याद कर लीजिएगा कि जो सूरदास थे ये कृष्ण के बारे में बहुत काफ़ी लिखे थे, है ना। जो ये कृष्ण के बारे में बहुत लिखे थे। तो जो कृष्ण जी रहने वाले थे ये ब्रज, है ना, ब्रज के रहने वाले थे। कहाँ के? ब्रज के, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि सूरदास के पदों की जो रचना किस भाषा में हुई थी? तो बच्चा हम कह सकते हैं ब्रज भाषा में हुई थी। किस भाषा में? ब्रज भाषा में। अर्थात यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं बच्चा कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बच्चा इसका ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं बच्चा, क्वेश्चन नंबर 10। खड़ी बोली का मुख्य केंद्र क्या है? खड़ी बोली का मुख्य केंद्र क्या है? बिहार है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो बात किया जाए खड़ी बोली का जो मुख्य केंद्र, तो बच्चा आपका क्या है? उत्तर प्रदेश है ना। खड़ी बोली का मुख्य केंद्र क्या है बच्चा? आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। आगे आते हैं, है ना। कौरवी किस बोली का मूल नाम है? ये आप लोग को पढ़ाए भी हैं उसमें। कौरवी किस बोली का उपनाम है? खड़ी बोली का, भोजपुरी का, मगही का, अवधी का। फटाफट आप लोग कमेंट करिए, कौरवी किस बोली का उपनाम है? सही बच्चे फटाफट कमेंट करिए, कौरवी किस बोली का उपनाम है? तो आपको पता है मूल नाम, सॉरी उपनाम नहीं, मूल नाम है, ठीक है ना। तो आपको पता है बच्चा कि जो कौरवी है ये खड़ी बोली का मूल नाम है। किसका बच्चा? आपका खड़ी बोली का, है ना। इसका जो मूल नाम है, पहले जो खड़ी बोली का जो मूल नाम था वो कौरवी था, अब फिर कौरवी से बदल करके किस में ला दिया गया? जब इसको हम लोग साहित्य में प्रयोग करने लगे तो खड़ी बोली के रूप में इसको प्रयुक्त करने लगे, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं बच्चा, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है ना। ब्रज भाषा का मुख्य केंद्र क्या है? तो अभी बोले ब्रज आपका कहाँ पड़ता है बच्चा? मथुरा। क्या है? मथुरा में। तो ब्रज भाषा का मुख्य केंद्र क्या होगा बच्चा? आपका पहला ऑप्शन है देहरादून, दूसरा आपका मथुरा, तीसरा आपका झांसी, चौथा आपका इटावा। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी होगा ये बच्चा आपका क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट होगा। ब्रज भाषा का जो मुख्य केंद्र है बच्चा आपका कहाँ है? मथुरा में, ठीक है ना। आगे अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 13। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? तो जो रामचरितमानस जो लिखा गया था इसमें किसका वर्णन किया गया बच्चा? भगवान राम, है ना, श्री रामचंद्र जी का वर्णन किया गया है। श्री रामचंद्र जी का वर्णन किया गया है। और राम जी कहाँ के रहने वाले थे? अवध के। कहाँ के? अवध के।
तो कह रहा है रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है, तो अवधी में लिखी गई है। अर्थात कह सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चा, आपका ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं बच्चा, क्वेश्चन नंबर 14। दिल्ली के देहाती क्षेत्रों की प्रमुख बोली, दिल्ली के देहाती क्षेत्रों की प्रमुख बोली क्या है? बांगरू है, खड़ी बोली है, बघेली है या अवधी है? फटाफट आप लोग कमेंट करिए। दिल्ली के देहाती क्षेत्रों की जो मुख्य बोली है ये कौन सी है? तो बात किया जाए बच्चा कि दिल्ली के देहाती क्षेत्रों की जो मुख्य बोली है आपका क्या बच्चा, आपका बांगरू है ना। कौन सा है? बांगरू। यदि बार बार कह रहे हैं बच्चा कि यदि आप लोग पहले वाली वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे तो पीछे के 4 वीडियो हैं जिसमें आपका इसका बेसिक चीज लिया गया है, और हम कह सकते हैं कि इसका जो सबसे पहला वाला वीडियो वो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है ना, नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है। चलिए, तो दिल्ली के जो देहाती क्षेत्र की जो प्रमुख बोली है वो कौन सी बच्चा, आपका बांगरू है। ठीक है ना। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सी हिंदी बोली भारत के बाहर भी प्रचलित है? निम्न में कौन सी हिंदी बोली भारत के बाहर भी प्रचलित है? तो यहाँ पे कह सकते हैं खड़ी बोली, अवधी, बांगरू और भोजपुरी। तो आपको पता है बच्चा जो भोजपुरी है ये भारत में तो है ही है, लेकिन भारत के साथ साथ 3 देशों में बोली जाती है ना। कहाँ बोली जाती है बच्चा, आपका 3 देशों में बोली जाती है। और आप लोग एक बार कमेंट करके बता दीजिए बच्चा उन तीनों देशों के नाम क्या है। ठीक है ना। आपसे बच्चे एक बार कमेंट करके बताइएगा कि किन किन देशों में बोली जाती है। ठीक है ना, किन किन देशों में बोली जाती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो इसका ऑप्शन होगा भोजपुरी, जो भोजपुरी है बच्चा भारत में तो बोली जाती है, इसके अलावा कुछ अन्य देशों में बोली जाती है। ठीक है ना। तो आप कमेंट करके बताएंगे कि ये और किन किन देशों में बोली जाती है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं बच्चा। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चा आपका राजस्थानी हिंदी की बोली है। इसमें बोल रहा है बच्चा कि राजस्थानी हिंदी की बोली कौन सी है? मारवाड़ी है, मेवाती है, मालवी है या ये सभी है? फटाफट आप लोग कमेंट करिए। फटाफट आप लोग कमेंट करिए कि राजस्थानी हिंदी की बोली कौन सी है। तो बालक कह सकते हैं राजस्थानी हिंदी की जो बोली है ये आपका कौन से बच्चा, मारवाड़ी भी है, मेवाती भी है और मालवी भी है। यानी हम लोग कह सकते हैं ये सभी, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी आपके क्या है, राजस्थानी हिंदी की बोली है। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं बच्चा अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि हिंदी में कुल कितने स्वर है? हिंदी में स्वरों की बात किया जाए तो हिंदी में कुल कितने स्वर हैं? तो बात किया जाए बच्चा स्वरों की, तो स्वरों की संख्या आपकी कुल कितनी है? 11 है। कितनी है बच्चा? 11। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर पहला कह रहा है 10, दूसरा कह रहा है 11, तीसरा कह रहा है आपका 13, ठीक है ना, और 12। तो हिंदी में स्वरों की संख्या पूछी जाए तो आपके कितने? 11 है ना। अब ये बात किया जाए कि जो हस्व स्वर है ना, हस्व स्वर, 1 मिनट, चलिए बताइए आप लोग कि हस्व स्वरों की संख्या कितनी है? हस्व स्वरों की संख्या कितनी है? तो आपको पता है बच्चा कि जो जितने हस्व स्वर हैं, हस्व स्वरों की संख्या आपकी कितनी है? 4 है। कौन कौन है? अ, इ, उ और री, है ना। ये आपके 4 हस्व स्वर हैं। और दीर्घ स्वर कितने होंगे बच्चा? आपका दीर्घ स्वर आपके 7 होंगे। ठीक है ना। तो इनको छोड़ करके जो आपके शेष बचेंगे वो आपके क्या होंगे? दीर्घ स्वर होंगे। क्लियर। तो यहाँ बोला है कि हिंदी में कुल कितने स्वर है? तो हिंदी में स्वरों की संख्या बात किया जाए तो हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी बच्चा? आपका 11 है। ठीक है ना। आगे आते हैं। हिंदी में हस्व स्वर है ना, निम्न में हस्व स्वर है। तो देखिए कह रहा है कि आ और ई, और ये कह रहा है कि ये और ये, छोटी ई और बड़ा ओ और औ। तो इसमें कह रहा है कि हस्व स्वर हैं। फटाफट कमेंट करके आप लोग बताइए कि इसमें हस्व स्वर कौन से हैं। आप सभी बच्चे फटाफट कमेंट करके बताइए कि इसमें हस्व स्वर कौन से हैं। तो देखिए आ और ए तो होगा नहीं, ये दोनों दीर्घ स्वर हैं। ठीक है। ये आपका पुरुष स्वर में आता है, ये भी आपका दीर्घ स्वर में आता है। देखिए इसमें छोटी ई और छोटा ऊ, बड़ा ऊ नहीं रहेगा। छोटी ई और क्या रहेगा? छोटा ऊ। ये आपके क्या हो सकते हैं बच्चा? हस्व स्वर हो सकते हैं। ठीक है। लेकिन इसमें बड़ा ऊ दे दिया है तो इसलिए ये भी नहीं होगा। तो बालक इसमें कोई आपके हस्व स्वर नहीं। यदि यहाँ पे छोटा ऊ रहता तो हम कह सकते हैं कि ये आपका हस्व स्वर हो सकता है। ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है समृद्ध स्वर है। क्या बच्चा? समृद्ध स्वर। अच्छा आपको पता है कि समृद्ध मतलब जिसका उच्चारण में है ना जो ओठ होता है ये वृत्त यानी गोलाकार हो जाए, है ना। कैसा हो जाए बच्चा? गोलाकार हो जाए।
तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समृद्ध स्वर कहते हैं। जैसे ए ओ ई उ आ, इसमें समृद्ध स्वर कौन सा है? फटाफट आप लोग कमेंट करिए बच्चा कि इसमें जो समृद्ध स्वर है ये कौन सा है। तो समृद्ध स्वर में कहा जाए बच्चा, आपका आ जाएगा ई उ, ई और उ, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे आते हैं बच्चा, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है निम्न में मध्य स्वर है, निम्न में मध्य स्वर है अ ई अ ए उ और उ। कहने का मतलब जब जिस स्वर का उच्चारण किया जाए तो जो जीवा है ये समान रूप से ऊपर उठेगी, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मध्य स्वर कहते हैं। तो आप बताइए इसमें कि किस स्वर का उच्चारण किया जाएगा तो जीवा समान रूप से ऊपर उठेगी। सभी बच्चे एक बार फटाफट कमेंट करके बताइए इसमें मध्य स्वर कौन सा है। पहला ऑप्शन है ई, दूसरा है अ, तीसरा है ए और चौथा उ। तो बच्चा इसमें मध्य स्वर की बात की जाए तो आपका अ, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। और स्वर सभी स्वर हैं, कह रहे हैं महाप्राण ध्वनि है, अघोष ध्वनि है, अल्पप्राण है, अल्पप्राण व सघोष है, महाप्राण व अघोष है। तो सबसे पहले आपको ये बता दें, महाप्राण मतलब प्राण मतलब होता है वायु, तो जिसका उच्चारण में यदि मुख से अधिक हवा निकले वो आपका क्या होता है, महाप्राण होता है। और अल्पप्राण क्या होता है, जिसके उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले वो क्या होते हैं, आपके अल्पप्राण होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात किया जाए जितने भी स्वर होते हैं वो सभी स्वर क्या होते हैं बच्चा, आपके अल्पप्राण होते हैं। अब घोष की बात किया जाए, घोष मीन्स होता है कंपन, जिन स्वरों का उच्चारण या जिन वर्णों का उच्चारण में क्या होता है, कंपन होता है, वो क्या होते हैं आपके सघोष। तो यहाँ पे देखिए सभी जो स्वर होंगे ये सभी स्वर क्या होंगे बच्चा, है ना, आपके अल्पप्राण भी होंगे और सघोष भी होंगे, है ना, अल्पप्राण भी होंगे और सघोष भी होंगे। अर्थात कह सकते हैं इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा बच्चा, आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं बच्चा, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में अयुग्मा वर्णों की संख्या कितनी है। पहला कह रहा है कि 4 है, 3 है, 2 है और 6 है। तो हिंदी वर्णमाला में अयुग्मा वर्णों की संख्या जो बात किया जाए तो कितनी है, आप लोग कमेंट करके बताइए बच्चा। तो हिंदी वर्णमाला में अयुग्मा वर्णों की संख्या की बात की जाए तो 2 है, कितने हैं, 2 है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। कौन कौन से, तो एक होगा आपका अंग और दूसरा क्या होगा बच्चा आपका अ। हिंदी वर्णमाला में अयुग्मा दोनों, है ना, वर्णों की जो संख्या है या आपके 2 होती है, अंग और अ। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा बच्चा, आपका करेक्ट होगा, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चा, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है निम्न में से किसे अयुग्मा के रूप में माना जाता है। अयुग्मा के रूप में किसे माना जाता है, अनुस्वार को, अनुनासिक को, अंतःस्थ को या स्पर्श को। तो अयुग्मा के रूप में किसे माना जाता है, आप सभी बच्चे फटाफट कमेंट करिए कि अयुग्मा के रूप में किसे माना जाता है। तो आपके जो अनुस्वार होते हैं बच्चा इसमें, है ना, क्या है, अनुस्वार। अनुस्वार को क्या कहा जाता है बच्चा, अयुग्मा कहा जाता है। अर्थात कह सकते हैं कौन सा ऑप्शन जाएगा बच्चा आपका, ऑप्शन नंबर पहला आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहे कि व्यंजनों की कुल संख्या है, व्यंजनों की कुल संख्या है। पहला कह रहा है कि आपका 33 है, 37 है, 35 है, 34 है। तो व्यंजनों की कुल संख्या की बात किया जाए तो कुल संख्या कितनी है, तो आपको जहाँ तक पता है बच्चा कि जब व्यंजन वर्णों की संख्या की बात किया जाए तो आपके व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, 33 होते हैं। लेकिन व्यंजन वर्णों की कुल संख्या की बात किया जाए तो कितने हो जाएंगे, आपके 35 हो जाएंगे। क्यों 35 हो जाएंगे बच्चा, इसमें ड, एक मिनट, इसमें ड और ढ क्या होते हैं, आपके जोड़ लिए जाते हैं, है ना। ड और ढ क्या किए जाते हैं बच्चा, आपके जोड़ लिए जाते हैं। तो जब कुल की बात किया जाएगा तो कितने हो जाएंगे बच्चा, आपका 35 हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहे त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, दंत है, कंठ है, तालु है, ओष्ठ है। आप लोग को बताया था बच्चा, है ना, के टी एम द ओ। तो क वर्ग का उच्चारण होता है कंठ से, है ना, टी क च वर्ग का उच्चारण होता है आपका तालु से,
क च ट, ट वर्ग का उच्चारण होता है मूर्धा से ट, अब त वर्ग का उच्चारण होता है दंत से, अब प वर्ग का उच्चारण होता है आपका ओठ से, क छ ट त प, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए बोला है कि च वर्ग का उच्चारण स्थान, सॉरी त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप यहाँ देख रहे हैं त वर्ग का उच्चारण स्थान किससे होता है बच्चा, आपका दंत से होता है। अर्थात कह सकते हैं कौन सा ऑप्शन जाएगा बच्चा, आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। च वर्ग का उच्चारण स्थान मुंह के किस भाग से होता है, तो यहाँ पे आपको मिल गया होगा कि च का उच्चारण स्थान मुंह के किस भाग से होता है, तो कंठ और यहाँ पे तालु से होता है ना। तो कौन सा ऑप्शन है बच्चा, आपका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, ठीक है ना। और ये देखिए आपका प वर्ग का उच्चारण स्थान मुंह के किस भाग से होता है, तो प का भी मिल गया होगा बच्चा, पहला कंठ है, मूर्धा है, ओष्ठ है, तालु है। तो आपको पता है कि यहाँ से इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट होगा। ओठ से है ना प वर्ग का उच्चारण स्थान होता है, ठीक है। ओठ से प वर्ग का उच्चारण करते हैं, ठीक है। आगे आते हैं बच्चा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बच्चा स ध्वनि का उच्चारण निम्न में से क्या है, दंत है, मूर्धा है, तालु है, दंतोष्ठ है। सही बच्चे फटाफट कमेंट करके बताइए त का उच्चारण स्थान क्या, सॉरी स का उच्चारण स्थान क्या है। सही बच्चे फटाफट कमेंट करके बताइए कि स का उच्चारण स्थान क्या है, ठीक है ना। स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, तो जैसा कि आप लोग को पता है बच्चा कि जो छोटा सा होता है, छोटा सा, उसका उच्चारण हम लोग कहाँ से करते हैं, दंत से करते हैं, ठीक है ना। जो मूर्धा सा होता है इसका उच्चारण कहाँ से करते हैं बच्चा, मूर्धा से करते हैं। तो बड़ा सा का उच्चारण कहाँ से करेंगे बच्चा, आपका तालु से करेंगे। कहाँ से करेंगे, तालु से। तो कह रहे हैं कि स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होगा बच्चा, आपका तालु होगा। अर्थात कह सकते हैं कि इस ऑप्शन पे जाएंगे बच्चा, आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं बच्चा क्वेश्चन नंबर 29। इनमें से किस व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है, किस व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है, क च द और त। तो अभी आपको लिखे थे के टी एम द ओ, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। तो यहाँ क, यहाँ च, तो च वर्ग में आ जाएगा। तो च वर्ग में देखिए इसमें कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी, है ना। तो इनमें से किन वर्ग का उच्चारण तालु से होता है, तो बच्चा च वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है, आपका तालु से होता है, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन बच्चा आपका 2018 में पूछा गया SHS में, ठीक है ना। आगे आते हैं ड, है ना। कह रहा है कि ड का उच्चारण स्थान क्या होगा, है ना। त थ द ड ड, है ना, ये आपका किस में आता है, त थ द, ये आपका आता है इसमें देखिए ट वर्ग में आता है। किस में आता है बच्चा, आपका ट वर्ग में। तो इस ट वर्ग का उच्चारण कहाँ से किया जाता है, आप सही बच्चे एक बार फटाफट कमेंट करिए, ट वर्ग का उच्चारण कहाँ से किया जाता है। तो जो ट वर्ग का उच्चारण होता है बच्चा आपका कहाँ से होता है, मूर्धा से, ठीक है ना। पहला कह रहा है मूर्धा, दूसरा कह रहा है आपका तालु, तीसरा कह रहा है ओस, चौथा कह रहा है आपका दंत। तो इसका उच्चारण कहाँ से करते हैं बच्चा, आपका मूर्धा से करते हैं। कह सकते हैं कौन सा ऑप्शन जाएगा बच्चा, आपका ऑप्शन नंबर पहला आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन होगा बच्चा, आपका ऑप्शन नंबर पहला आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं बच्चा क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 करेक्ट, ट वर्ग के उच्चारण स्थान को क्या कहते हैं। देखिए अभी हम बोले ना ट, ठ ड ड, ड आता है ना ट वर्ग में, तो ट का उच्चारण कहाँ से होता है बच्चा, आपका मूर्धन्य। कहाँ से होता है, मूर्धन्य, यानी कह सकते हैं किस ऑप्शन पे जाएगा बच्चा, आपका ऑप्शन नंबर डी पे चले जाएंगे, ठीक है ना। ठीक है आगे आते हैं बच्चा, देखिए एक बार आपसे फिर सुन लीजिए, के टी एम द ओ, क च ट त प। तो यहाँ ट है ना, देखिए ट यहाँ किस पे आ रहा है, मूर्धा पे आ रहा है, तो किसको कह सकते हैं, मूर्धन्य कह सकते हैं, ठीक है। आगे आते हैं बच्चा क्वेश्चन नंबर 32। कह रहा है स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, स्पर्श व्यंजन की संख्या पूछ रहा है, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं। तो बालक पहला ऑप्शन कह रहा है 30 से, 20 से, 21 से, 25 से। आप लोग कमेंट करके बताइए कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं।
तो बालक स्पर्श व्यंजनों की संख्या की बात किया जाए तो स्पर्श व्यंजन आपके 25 होते हैं, 25 होते हैं। कहाँ से कहाँ तक? क वर्ग से, है ना, प वर्ग तक। ठीक, क वर्ग से प वर्ग तक, ठीक है ना। या हम कह सकते हैं क से म तक, है ना, क से म तक। आपके स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है बच्चा? आपका 25 होती है, ठीक है ना। आगे आते हैं बच्चा, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। क्या बोला बच्चा? स्पर्श संघर्षी व्यंजन, है ना। स्पर्श तो करेगा लेकिन स्पर्श करके इसका इसमें मुंह से हवा निकलने में क्या होता है बच्चा? गर्माहट होता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। तो कह रहे हैं क ख ग च छ ज प फ ब य र ल व। इसमें कौन से स्पर्श संघर्षी व्यंजन है? फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइए, फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइए। तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन की बात की जाए तो आपका च छ ज ज ये सभी क्या है बच्चा? आपके स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। आपके ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं बच्चा। अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन क ख ग घ झ स स स स ह ड़ म य न य र ल व। तो इसमें कौन से अंतःस्थ व्यंजन है? देखिए क्वेश्चन बच्चा 2019 में आपके सीएचएस में पूछा गया है। अंतःस्थ व्यंजन, देखिए पहले बात करते हैं कि अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या जो होती है बच्चा आपकी 4 होती है ना। अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4। और कौन कौन से होते हैं? य, र, ल और व। ये 4 आपके अंतःस्थ व्यंजन होते हैं, ठीक है। जिसमें आपके र को पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है, पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। और सॉरी, ल को पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है, ल को पार्श्विक, और र को लुंठित व्यंजन कहा जाता है, ठीक है ना। र को लुंठित व्यंजन कहा जाता है और ल को क्या कहा जाता है बच्चा? पार्श्विक व्यंजन। और य और व को अर्धस्वर कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है? अर्धस्वर। जैसे इसको अर्धस्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए इनका उपयोग स्वर के स्थान पे भी किया जाता है ना। इनका उपयोग स्वर के स्थान पे भी किया जाता है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है बच्चा? अर्धस्वर भी कहा जाता है, ठीक है ना। क्या कहा जाता है? अर्धस्वर भी कहा जाता है, ठीक है। जैसे आपके जो र होगा लुंठित होगा और ल होगा आपका क्या होगा? पार्श्विक होगा। अब जैसे हम लोग लिखते हैं कौवा, कौवा, ठीक है, ये आपका सही है बच्चा। कहीं कहीं कौवा न लिख करके कौवा लिख दिया जाता है, कौवा, और ये भी क्या बच्चा? सही है। तो आ के स्थान पे वा का प्रयोग किया गया ना, तो यही कह रहे हैं कि जो इसका प्रयोग स्वर के स्थान पे भी किया जाता है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? स्पर्शी व्यंजन, सॉरी अर्धस्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चा? आपका अर्धस्वर कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं बच्चा, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहे हैं इनमें ऊष्म व्यंजन है प, व, य और स। आपको पता है बच्चा ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है ना। कितनी होती है? 4। कौन कौन से? छोटा, बड़ा सा, एक मिनट, स, स, ह और स। ये आपके होते हैं क्या? 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं, स स स और ह, है ना। छोटा सा, बड़ा सा, मूर्धन्य स, हर बार, ठीक है ना। ये आपके क्या होते हैं बच्चा? ऊष्म व्यंजन। तो इसमें देखिए आपके ऑप्शन में क्या मैच कर रहा है। ऑप्शन में देखिए आपका यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बड़ा सा होगा जो आपका क्या होगा? ऊष्म व्यंजन होगा, ठीक है। आगे आते हैं बच्चा, क्वेश्चन नंबर 36। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ड होता है, पहला और दूसरा, है ना। तो आपको पता है अघोष, सघोष, द्वित व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। तो ये देखिए तीसरा और चौथे को पहले ही काट लो। इसमें अघोष और सघोष में से कौन सा होगा? आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइए। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ड क्या कहलाता है? अघोष के सघोष कहलाता है। सही बच्चे एक बार फटाफट कमेंट करके बताइए। तो प्रत्येक वर्ग का जो पहला और दूसरा व्यंजन होता है ये आपका क्या होता है? अघोष होता है। क्या होता है? अघोष, ठीक है ना। क्या होता है? अघोष। अ मीन्स नहीं, घोष मीन्स कंपन, यानी जिनके उच्चारण में कंपन नहीं हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अघोष कहेंगे, ठीक है ना।
तो इसमें आपका पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आपका इस वर्णमाला में आपके 36 क्वेश्चन लिए गए थे। मुझे उम्मीद है कि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करेंगे। एक बात, यदि ये जो वीडियो जो बच्चे देख रहे हैं, तो इससे पहले आप यदि पीछे की वीडियो नहीं देखे होते, एक बार पीछे की वीडियो देख लेंगे तो फिर इस क्वेश्चन को करने में बहुत आनंद आएगा। ठीक है ना, तब तक के लिए हम लोग चलते हैं। थैंक यू, हैव नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।